ये घटना अरमान के जीवन की उन रातों में से एक थी जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। साल था 2014 और अपने गांव के घर लौटते समय एक ऐसा रास्ता उसने चुना जिसे लोग रात में लेने से बचते थे। पुराना कब्रिस्तान वाला रास्ता। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम अरमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। साल था 2014, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता। दशहरे का शोरगुल थम चुका था। दिन में बाजार में थोड़ी रौनक थी, लेकिन रात को जैसे पूरा कस्बा सांस रोककर सो चुका था। मैं तब लखनऊ में नौकरी करता था और रहता भी वहीं था, लेकिन उस समय मुझे एक काम के चलते अपने गांव वापस लौटना पड़ा। दिन भर घर के काम और रिश्तेदारों से मिलने के बाद उस रात में अपने एक पुराने दोस्त के घर बैठा था, पर वहाँ बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और जब मैं बाहर निकला तो घड़ी के 10:30 बज चुके थे। वैसे तो अक्सर मुख्य सड़क से घर लौटने में मुझे 20 मिनट लगते थे, लेकिन वहाँ एक पीछे वाला रास्ता भी था जो कि कच्चा था, लेकिन वहाँ से घर का रास्ता बहुत कम था। वो रास्ता दरअसल एक पुरानी गली जैसा था, पर उस गली के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ और पेड़ थे, जो कब्रिस्तान के किनारे घर की तरफ निकलता था। वैसे तो मैं दिन में कई बार उस रास्ते से गुजर चुका था, लेकिन रात में शायद कभी नहीं। मैंने बचपन में सुना था कि रात में वहां से नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन वो सब बातें सिर्फ बचपन में डराने के ही काम आती थी। यानी कि उम्र के साथ साथ मेरा डर भी कम हो चुका था। इसलिए उस रात मैंने सोचा कि बस 10 मिनट की ही बात है और मैं वहां से चलते चलते अपने घर पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैंने वही रास्ता चुना। पर जैसे ही मैंने पगडंडी पर कदम रखा, हवा का तापमान अचानक बदल गया। ठंडक जैसे अचानक बढ़ गई थी और उसमें एक अजीब सी नमी भी थी। एक ऐसी नमी जैसे बारिश के बाद होती है, लेकिन उस दिन बारिश हुई ही नहीं थी। उस रास्ते के बाईं तरफ टूटी हुई ईंटों की लंबी दीवार थी, जिसके उस पार पुराना कब्रिस्तान फैला था। चांद आधा था और उसकी फीकी रोशनी में सफ़ेद पत्थरों वाली कब्रें दूर दूर तक बिखरी दिख रही थी और उसके दाएं तरफ बबूल और नीम के पेड़ थे, जिनकी छाया अंधेरे में लंबी और लंबी होती जा रही थी। मैं शायद से 5 मिनट ही चला था कि तभी मेरे कानों में हल्की सी गुनगुनाहट आई, पर बहुत ही धीमे। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज थोड़े दूर से आ रहा हो, पर उस आवाज को सुनकर इतना तो साफ था कि वो आवाज दीवार के उस पार से, यानी कि कब्रिस्तान के अंदर से आ रहा है। वो धुन पुरानी थी, एकदम लोरी जैसी, लेकिन उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। उस गुनगुनाहट को सुनकर मैं थोड़ा धीमे चलने लगा था, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रहा है। पर जैसे मैं धीमे चलने लगा, वो आवाज़ और भी धीमी हो गई। पर जैसे ही मैंने अपने कदम तेज किए, वो आवाज अचानक पास आ गई। ये मेरे साथ कम से कम 2-3 बार हुआ और इसके वजह से अब मेरी धड़कन भी तेज हो चुकी थी। हवा में गीली मिट्टी और सूखे पत्तों की मिली जुली महक थी और कहीं न कहीं से हल्की सी सड़ी हुई बदबू भी आ रही थी। और फिर ठीक उसी समय दीवार के पार झाड़ियों के बीच मुझे हल्की सी सफेदी हिलती हुई दिखी। उसे देखकर पहले मुझे लगा कि शायद वो कोई कपड़ा होगा,
लेकिन नजर हटाते ही कानों में वो गुनगुनाहट और पास आ गई, जैसे वो अब दीवार के ठीक दूसरे तरफ आ खड़ी हो। मेरा टॉर्च जलाने का मन तो हुआ, लेकिन अंदर एक डर भी था। ये डर कि अगर रोशनी में कुछ भयानक दिख गया तो क्या होगा। इसलिए मैंने तुरंत अपने कदम तेज कर लिए। पर तभी पीछे से पत्तों की रगड़ने की आवाज आई। वो आवाज इतना साफ था कि मुझे यकीन हो गया था कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब दिल की धड़कन की बजाय सीने पर चोट जैसा लग रहा था। हवा ठंडी से ठंडी होती जा रही थी। इसी बीच कब्रिस्तान का पहला मोड़ आया और जैसे मैं मुड़ा वो गुनगुनाहट अचानक बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में अपनी ही सांसें गूंज रही थी। तभी बहुत पास, जैसे कंधे के पीछे से किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आई, और उस आवाज को सुनते ही मैं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन मैं फिर भी महसूस कर रहा था कि कुछ मेरे साथ साथ चल रहा है। हालांकि कोई आहट नहीं थी, बस एक अदृश्य मौजूदगी थी जो मुझे महसूस हो रही थी। उस मोड़ के बाद रास्ता थोड़ी देर के लिए खुला हुआ था, जहां दीवारें टूटी हुई थी और कब्रिस्तान के अंदर झांकना संभव था। मैंने ना चाहते हुए भी अंदर नजर डाला। चांद की रोशनी में कुछ कब्रें साफ दिख रही थी और एक के पास गीली मिट्टी ताजा ताजा खोदी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसलिए उसे देखते ही मैंने अपनी नजरें फेर ली और कदम तेज कर लिए। पर अगले ही पल मेरी दाएं तरफ पेड़ों के बीच से जैसे कोई फुसफुसाहट हुई। शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इतनी ठंड बढ़ गई थी और ऐसी फुसफुसाहट हो रही थी कि उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो फुसफुसाहट दूसरी दिशा से भी आने लगी, जैसे कोई मेरे चारों ओर घूम रहा हो। उस अजीब और डरावने आवाज को सुनकर अब मैं लगभग भागने लगा था। फिर मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मुझे अपने मोहल्ले की एक स्ट्रीट लाइट नहीं दिख गई, और जब मुझे वो दिखी तो मैं उसी तरफ भागता रहा। उसी दौरान जैसे कब्रिस्तान का आखिरी कोना आया, दीवार के पार अचानक मुझे फिर से वही गुनगुनाहट सुनाई दी। इस बार इतने पास से जैसे कोई दीवार के ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके एक पल के लिए वहां देखा। चांदनी में एक कब्र के पास सफेद कपड़े में लिपटी एक आकृति झुकी हुई थी। हालांकि उसका चेहरा नजर में नहीं आ रहा था, बस उसका कंधा था जो धीमा धीमा हलचल कर रहा था और वही कुछ धुन में गा रहा था। वो दृश्य इतना अजीब और डरावना सा था कि मैंने तुरंत अपनी नजरें वहां से हटाई और बिना यहाँ वहां देखे भागने लगा। और जब तक मैं घर नहीं पहुंचा तब तक मैं भागता रहा। जब मैं घर पहुंचा तब सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैं दरवाजा बंद करके अंदर बैठा रहा, लेकिन जब मैंने आधी रात को खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की तो यकीन मानो दूर से बहुत ही धीमी आवाज में वही लोरी जैसी धुन मुझे फिर से सुनाई दे रही थी। दोस्तों, कहानी के अंत में अरमान उस रात किसी तरह घर तो पहुंच गया था, लेकिन उसकी सांसें देर तक थमी रही। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब थकान और अंधेरे का असर है, लेकिन जब आधी रात को खिड़की से बाहर झांका और दूर से वही धीमी लोरी जैसी गुनगुनाहट फिर से कानों में पड़ी तो उसका पूरा शरीर सिहर उठा।
आज भी जब भी वो सालों बाद अपने गांव लौटता है, उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अरमान जानता है वो धुन अब भी वहां है, किसी के इंतजार में। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि अरमान जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।